नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक और मेरे साथ हैं सचिन। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। दिल्ली में क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स की छापेमारी में 3.25 करोड़ के पुराने नोट बरामद हुए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर पुराने नोट मुंबई ले जाए जा रहे हैं, जहां इन नोटों को इन्हें नए नोटों में तब्दील किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये लोग क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गए। सबसे हैरानी की बात यह है कि नोटों की पैकिंग कुछ इस तरह से की गई थी जिससे एयरपोर्ट पर लगे स्कैनर्स को चकमा दिया जा सके। काले धन के कुबेरों ने तलाश लिए कैश क्रांति की हवा निकालने के फॉर्मूले, सरकार की मुहिम को पंक्चर करने की कोशिश। दिल्ली से पकड़े गए 3 करोड़ 25 लाख रुपए कम से कम इसी बात के संकेत दे रहे हैं कि काले धन को रोकने की मुहिम में सरकार डाल है तो काले कुबेर पात। पहले इस तस्वीर को देखिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स की जॉइंट टीम ने मंगलवार देर रात करोल बाग के होटल तक्ष के कमरा नंबर 202 और 206 में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 500 और 1000 के पुराने नोटों में करीब 3.25 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस ने नोट के साथ 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल दिनेश को कल पुख्ता खबर मिली कि तक्षिन होटल है करोल बाग में, जहां पे कुछ दिनों से सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है। लोग आते हैं, बैग भर के लाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो वहां पे जब सर्च की तो 3.25 करोड़ मिला है और 5 लोग मिले। जांच में पता चला है कि 5 मुंबई के हवाला ऑपरेटर ललित के लिए काम करते हैं। ये पैसा दिल्ली से मुंबई जाना था और पकड़े गए आरोपी कैरियर्स का काम करते थे। इन नोटों की पैकिंग इस तरह से की गई कि एयरपोर्ट की स्कैनर मशीन में भी इन्हें पकड़ा नहीं जा सका। नोटों की पैकिंग के लिए पैकिंग स्पेशलिस्ट हायर किए गए थे। पैकिंग इस तरह से करते थे कि जो रुपये हैं उनके साथ कुछ तार से सिलाई करते थे और टेलीफोन के जो इक्विपमेंट होते हैं उनको फिर बाद में साथ रख देते थे। तो जब चेकड इन बैगेज में कोई पूछता था एक्सरे में कि ये कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है, अगर इनका बैगेज वहां रोका जाए, तो ये उसमें इस तरह की प्ली लेते थे कि ये टेलीफोन के एसेसरीज या इक्विपमेंट है। दरअसल दिल्ली में विनोद नाम का हवाला ऑपरेटर पैसा इकट्ठा कर मुंबई के ललित नाम के हवाला ऑपरेटर के पास भेजता था। 5 में से एक आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उसे एक डिलीवरी के करीब 50,000 रुपए मिलते थे और बाकी लोगों को 2,000 प्रतिदिन की दिहाड़ी पर रखा गया था। इस तरह से इन्होंने जो ये कह रहे हैं कि कई बार झांसा दिया है, बार 3-4 दिन में आते थे, पैसा लेके वापस मुंबई चले जाते थे। उस सबकी अभी इनकम टैक्स अथॉरिटीज को हमने बता दिया है, ईडी को बता दिया है। ये पैसा कहां से आया और इसके पीछे कौन है? इनकम टैक्स विभाग इसकी जांच कर रहा है। क्राइम ब्रांच का दावा है कि दिल्ली से बड़े पैमाने पर पैसे को मुंबई भेजकर नए नोटों में बदला जा रहा है। पहले भी कुछ मामलों में मुंबई का कनेक्शन सामने आ चुका है। क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर 3 करोड़ 25 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं और 5 लोगों को पकड़ा और उन सबको सीज करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें संसद में बोलने नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास पीएम मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विपक्ष हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन सरकार हंगामा कर रही है। अमेठी के लोगों ने चुना है, मैं पार्लियामेंट का एक मेंबर हूं, मेरी जगह वहां बोलने की है और मैं इस सदन में रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं उसको रखना चाहता हूं और मुझे रोका जा रहा है। नॉर्मली आमतौर से ऑपोजिशन रोकती है, पहली बार हमने देखा कि ऑपोजिशन बैठी है, सरकार के लोग खड़े हैं कि भैया चर्चा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, आज तक वो कहां छुप गए थे? And why Rahul ji did not allow the House to function and have proper debate
9 दिसंबर को राहुल गांधी ने कहा था कि अगर वो लोकसभा में बोले तो भूकंप आ जाएगा। 3 दिसंबर को राहुल गांधी ने कहा कि काले धन पर हमला करने के बदले सरकार ने अर्थव्यवस्था की बुनियाद पर हमला किया है। 21 नवंबर को राहुल ने कहा कि नोट बैन से सरकार के करीबी लोग मजे में हैं, जबकि गरीब कतार में खड़े हैं। 16 नवंबर को मुंबई में कहा कि नोट बैन की वजह से लोगों के पैसे उद्योगपतियों को दे दिए जाएंगे। 9 नवंबर को राहुल ने कहा कि 1000 रुपए के नोट की जगह 2000 रुपए का नोट लाने से काले धन पर कैसे लगाम लगेगी। राहुल गांधी नोट बैन को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला भी बता चुके हैं। 4 दिन की छुट्टी के बाद आज फिर संसद की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन दोनों सदनों में हंगामे के हालात वही पुराने रहे। उम्मीद की जा रही थी कि नोट बैन पर आज दोनों सदनों में बहस हो सकती है। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया था। पीएम मोदी भी आज सुबह लोकसभा में मौजूद रहे, लेकिन कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा होने लगा। सरकार और विपक्ष दोनों ही पहले बहस की शुरुआत करना चाहते हैं। इस बात पर नोकझोंक हुई। लोकसभा को पहले 12 बजे तक, फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती कि आप वेल में भी खड़े रहो, फिर आप बोलने के लिए भी बोलो। और इसलिए मैंने बीच का रास्ता अपनाया था कि दोनों तरफ हल्ला हो रहा था, तो मैंने कहा जो शांति से बैठे हैं मैं उनको बोलने देती हूँ। जो राहुल गांधी जी भूकंप के बात कर रहे थे, यानी उनके भूकंप के पहले एआईसीसी के हेडक्वार्टर्स में ये स्टिंग ऑपरेशन का भूकंप हो चुका है। 51 से आज तक ऐसा संसद का सत्र बता दीजिए जिसमें हंगामा न हुआ। कौन इसके लिए जिम्मेदार? 51 से आज तक का सत्र बता दीजिए ना, कितने रुपए खर्च हुए, आज तक कितना सत्र, ये बीजेपी से पूछो ना। राज्यसभा में हंगामे के बीच आज एक अच्छी खबर भी आई। डिसेबिलिटी बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया। संसद के शीतकालीन सत्र में अब सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। 16 नवंबर को शुरू हुए शीतकालीन सत्र का ज्यादातर हिस्सा हंगामे की वजह से बर्बाद हो चुका है। संसद में हंगामे की वजह से अब तक कुल 211 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। शीतकालीन सत्र में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। उम्मीद कमी है कि इन 2 दिनों में भी कामकाज होगा। हालांकि पीएम मोदी बाकी 2 दिनों में भी संसद में मौजूद रहेंगे। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को सरकार ने बेबुनियाद बताया है। राज्यसभा में कांग्रेस के आनंद शर्मा ने किरण रिजिजू के खिलाफ आरोपों पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत नोटिस दिया। दोपहर को इस पर चर्चा भी हुई, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि रिजिजू पर फर्जी आरोप लगाए गए हैं। There has been a vigilance report of fraud and corruption. No. And this is the power project of 600 megawatts hydroelectric project. Listen. For making an allegation to a serving minister in this government, Minister of State, Shri Rijidu, that he has intervened, used his office, exerted influence. There is a rule. The scamsters. And let him wait for my reply on the issue. We've examined every fact. The allegation made by the Congress party is totally false and fabricated. कांग्रेस अब बुरी तरह से फंस गई है, वो बेनकाब भी हो गए हैं, क्योंकि मैंने जिस पत्र को जिक्र करके पीयूष गोयल जी को लिखा था, वो मेमोरेंडम कांग्रेस के वर्कर्स ने ही मुझे दिए थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अरुणाचल प्रदेश में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ है और इसमें किरण रिजिजू और उनके जानकार शामिल हैं। कांग्रेस ने किरण रिजिजू के खिलाफ 28 मिनट का एक ऑडियो टेप भी जारी किया है। किरण रिजिजू पर 4 नवंबर 2015 को अपने भाई के पक्ष में ऊर्जा मंत्रालय को चिट्ठी लिखने का आरोप है। आरोप है कि भाई का पैसा रिलीज करवाने के लिए रिजिजू ने ऊर्जा मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। रिजिजू ने चिट्ठी लिखने की बात तो मानी है, लेकिन इस बात से इनकार किया है कि जिसके लिए चिट्ठी लिखी वो उनका भाई है। कल जब रिजिजू से आरोपों के बारे में पूछा गया था तो वो भड़क गए थे। रिजिजू ने कहा था कि झूठी खबरें छापने वालों को अरुणाचल प्रदेश के लोग जूते से मारेंगे। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आतंकी बुरहान वानी के परिवार को मुआवजा दिए जाने के फैसले का समर्थन किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आतंकी और उसके परिवार वालों में फर्क करना जरूरी है। उन्हें एक ही नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। और मिलिटेंट की फैमिली में मिलिटेंट के माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके बच्चे, हमें फर्क करना पड़ेगा। हमको सबको एक ही नजर से नहीं देखना है।
जम्मू कश्मीर सरकार ने मुआवजे के लिए 17 लोगों की एक लिस्ट तैयार की है जो आतंकी घटनाओं में मारे गए थे। इस लिस्ट में बुरहान वानी के भाई खालिद वानी का भी नाम है। सेना के मुताबिक खालिद वानी लश्कर का आतंकी था। उसे 2015 में एनकाउंटर में मार गिराया गया था। इस लिस्ट में शामिल लोगों को सरकार 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की तैयारी कर रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस पर आपत्ति जताने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। बीजेपी पहले इस फैसले पर नाराजगी जाहिर कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए। अनंतनाग के बीच बिहार में आज सुबह आतंकियों ने सेना के गश्ती दल पर हमला किया। सेना की जवाबी कार्रवाई में बासित अहमद डार नाम का आतंकी ढेर हो गया। बासित करीब 2 महीने पहले ही हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। दूसरी तरफ बारामूला के सोपोर में अबू बकर नाम का लश्कर आतंकी मारा गया। पाकिस्तान के रहने वाले अबू बकर पर 10 लाख रुपए का इनाम था। जिस घर में आतंकी छिपा था उसे सुरक्षा बलों ने ब्लास्ट से उड़ा दिया, जिसके बाद आतंकी बाहर कूदा और सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। हमने जब उसको चैलेंज किया और फिर बाद में हमने उसको कोशिश करी सरेंडर करवाने की। हमने उसको बोला कि रुक जाओ, सरेंडर करो, पर वो माना नहीं और उसने ऊपर हमारे जब दूसरी बार फायर खोला तो हमने उसको अपने जो हमारा कंपनी कमांडर वहाँ पे मौजूद था उसके टीम ने इस आतंकवादी को मार गिराया। Initially in the firefight, we tried to get this terrorist to surrender. However, he refused to do so, and in the ensuing firefight, he got eliminated. 2016 में अक्टूबर तक आतंकी घुसपैठ की 276 वारदात हो चुकी हैं। घुसपैठ के दौरान सुरक्षा बलों ने 29 आतंकियों को मार गिराया, जबकि 2 गिरफ्तार हुए हैं। 138 आतंकवादी घुसपैठ के बाद वापस पाकिस्तान लौट गए हैं। पिछले 3 साल के दौरान 2016 में सबसे ज्यादा आतंकियों ने घुसपैठ की है। अश्लील टेप के आरोपों के बाद कर्नाटक के एक्साइज मंत्री HY मेथी ने इस्तीफा दे दिया है। 71 साल के मेथी का कहना है कि सरकार को किसी परेशानी से बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि मेथी ने यह भी कहा कि वो बेकसूर है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मेथी के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ದು ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. That is what Meti is claiming, that it is a conspiracy, that he is not involved in such a incident. Submitted his resignation to me. राजशेखर मुलाली नाम के एक RTI कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि एक महिला के साथ मेथी की अश्लील सीडी है। हालांकि अश्लील सीडी अभी तक सामने नहीं आई है। RTI कार्यकर्ता का कहना है कि महिला किसी काम के सिलसिले में मेथी से मिली थी। आरोपों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस मामले में सोमवार को पुलिस से चर्चा की थी। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने पुलिस को इस मामले की पूरी जांच करने को कहा है। कर्नाटक के मंत्री तनवीर सैद के खिलाफ भी पिछले दिनों टीपू जयंती के कार्यक्रम के दौरान मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखने के आरोप लगे थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार छगन भुजबल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने डबल झटका दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने छगन भुजबल की जमानत अर्जी को तो खारिज किया ही, साथ ही उस याचिका को भी ठुकरा दिया जिसमें भुजबल ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हीबस कॉर्पस का मतलब है कि उन्हें इलीगली डिटेन किया गया था। ये पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसमिस किया है। हमारे जैसे लोग जो इसके खिलाफ लड़ रहे थे आज बहुत ही ज्यादा खुश है। ईडी ने जो उसने अरेस्ट किया था उस एक्ट को चैलेंज किया था, ईडी के एक्शन को चैलेंज किया था। मुंबई हाई कोर्ट ने भुजबल साहब की याचिका रिजेक्ट कर दी है। मैं मुंबई न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। 5 दिसंबर को छगन भुजबल ने हाई कोर्ट में अपील कर खराब सेहत की वजह से जमानत देने की मांग की थी। छगन भुजबल का आरोप है कि परिवर्तन निदेशालय ने उन्हें गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया है, लेकिन अदालत ने उनकी दलील नहीं मानी। 14 मार्च 2016 को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छगन भुजबल को परिवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। भुजबल को महाराष्ट्र सदन घोटाले और कलीना जमीन मामले में गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत भी 2 बार छगन भुजबल की जमानत अर्जी को खारिज कर चुकी है। महाराष्ट्र सदन घोटाले के मामले में छगन के भतीजे और पूर्व सांसद समीर भुजबल की भी गिरफ्तारी हुई थी और उनके बेटे पंकज भुजबल से भी पूछताछ की गई थी। नोट बैन के बाद रेलवे ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने की मुहिम तेज कर दी है। रेलवे ने देश के कई स्टेशनों पर कार्ड स्वाइप मशीनें लगाने की शुरुआत कर दी है। भोपाल, इलाहाबाद और बिहार के छपरा स्टेशनों पर पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन मुहैया कराई गई है। हालांकि फिलहाल मांग के मुताबिक मशीनों की संख्या काफी कम है,
नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को कुल 139 मशीनों की जरूरत है, लेकिन अभी 13 मशीनें ही मिली हैं। हालांकि कैश की कमी के चलते यात्री इस सुविधा की शुरुआत से काफी खुश हैं। और अब हम देश के अलग अलग कोनों में वो स्वाइप मशीन कम से कम 2 से 3 काउंटर पर स्वाइप मशीन भी रहेगी इन एडिशन टू कैश पेमेंट। तो इससे लोगों को कैशलेस पेमेंट करने में आसानी होगी अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। रेलवे 31 दिसंबर देश भर के ज्यादा से ज्यादा स्टेशन पर पीओएस मशीन की सुविधा देने की कोशिश कर रहा है।